जब भी हम कोहे पैमाई की बात करते हैं तो ज़्यादातर गिलगित और चित्राल से हमें इस शोबे में टैलेंटेड लोग दिखाई देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है शायद कि मैदानी इलाकों के लोग जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है फैसल? ऐसा भी है वैसे। आई पार्टली एग्री एंड पार्टली डिसएग्री टू दैट, क्योंकि शहरोज़ काशिफ जो हैं वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और अलॉन्ग विद सरबाज खान वो हैं माउंटेनर्स के जिन्होंने 8000 से बुलंद चोटियां तमाम तर सर कर ली है। 14 समिट 14 कहते हैं उसको। लेकिन जनाब जब भी हम बात करते हैं ना कराची की, तो कराची के लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों मरी जाके फिर उसके बाद ना उनकी क्लच प्लेटें ढीली हो जाती हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे एक नौजवान है इफ्तिखार अली शाह, और इन्होंने जब भी हम सुनिए शुरू कर रहे होते हैं ना तो हमें कहते हैं कि जी आप जाएं, आप पहले एक्लेमेटाइज करें, फिर थोड़ा सा 1-2 हज़ार फीट की बुलंदी वाले देख लें वो। अच्छा। इफ्तिखार ने सीधा गशबरम 2 जो कि इन 14 चोटियों में जिनकी जो बुलंदी 8000 मीटर से ऊपर है, उन्होंने पहले ही सर कर ली है। तो जनाब अली आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले ही सवाल ये, शौक़ कब से हुआ? और आपने कोई जैसे कहते हैं ना कि जलखड वाली कोई पीक कर लो यार 5-6 हज़ार मीटर वाली, या पहली ही आपने गशबरम 2 कर ली, सो दिस मीन्स कि ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त फिर आपने की होगी। सर बिल्कुल, सबसे पहली मेरी G2 ही रही। और ये कहा जाता है कि G2 सबसे आसान 8000 मीटर पीक है, जो कि झूठ है, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग मोस्टली मेरी वर्चुअल रही थी। उसमें नॉट्स सीखने होते हैं, आपने इक्विपमेंट को यूज़ करना सीखना होता है, तो वो वर्चुअली यूट्यूब पे किताबों से तकरीबन मैंने सीखी। नाइस है। रॉक क्लाइंबिंग इस्लामाबाद में की, यहाँ पे कराची में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है रॉक क्लाइंबिंग की। और छोटे मोटे जो पहाड़ होते हैं वो करते रहते थे। और जब स्कर्दू में हम लैंड हुए, हम अल्पाइन क्लब गए जी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स मिली वहाँ की जो माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के हैं। तो वो जब सवाल पूछते थे कि आपने कभी 5000, 6000, 7000 किया है, तो मेरा जवाब यही होता था कि नहीं। तो कुछ होते थे जो इनकरेज करते थे, कुछ होते थे कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपने पहले किया ही नहीं है तो किया आप ही नहीं, कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे पास टीम अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। शिमशाल के बॉयज़ थे 2, शाह दौलत उनका नाम है, और इजहार खान। तो दे वर वेरी वेरी गुड अप देयर इन हेल्पिंग अस आउट। अच्छा, वैसे मैं यही सवाल करूँगी जो उन्होंने किया, कैसे आपने स्ट्रेट अवे 8000 मीटर्स, मतलब एक होता है पहले थोड़ा सा बंदा चढ़ता है लेकिन अचानक से इतनी बड़ी चोटी सर कर लेना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो लॉजिस्टिक्स भी ऐसे हैं ना उसके कि स्कर्दू से आपके जीप में जाना है, आपने एक शहर, वहाँ से आपने पैदल 100 किलोमीटर चल के जाना है सिर्फ बेस कैंप के लिए। बेस कैंप कितने दिन लगते हैं? 8 दिन लगते हैं बेस कैंप। ऑल राइट। अच्छा, ये में हम बात कर रहे तो साथ साथ तस्वीरें भी दिखा दें। ये किसी भी ना जो अचीवमेंट होती है एक माउंटेनियर की, वो होती है ये वाली कि जब वो बिल्कुल ऊपर चढ़ के पीक पे। और मुझे हमेशा से यूसेन बोल्ट की एक याद आता है कि लोग ये देखते हैं कि मैंने फ़लाँ सेकंड में कर लिया रेस पूरा, लेकिन लोग मेरी 5 साल की मेहनत नहीं देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा। इफ्तिखार, बिकॉज आप कराची सिंध से बिलोंग करते हैं, 2-3 लोग हैं जिनको मैं ख़ुद जानता हूँ जो कि शौक़ रखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे लिए बार बार इस्लामाबाद या फिर स्कर्दू जाके ट्रेनिंग करना इतना ज़्यादा कमर्शियली वायबल भी नहीं आता और टाइम भी इतना नहीं होता। तो क्या करें फिर कराची वाले? हमारे पास बाय द वे कीथर रेंज है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़बरदस्त है। क्या हमें डेवलप नहीं कर लेना चाहिए कराची में कोई ऐसा क्लब या सिंध में ऐसा क्लब कि हमारे पास जो हम यहाँ ट्रेनिंग करें एंड देन वी कैन गो ओवर देयर? ऑल्दो के डिफरेंट हार्श क्लाइमेट होता है वहाँ यहाँ, उसमें बड़ा फ़र्क होता है, बट स्टिल जस्ट फॉर द फीलिंग। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं और सिंध में करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे आप कीथर की बात कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। और दूसरी ये पब रेंज है बलूचिस्तान के साथ जो है, जो ये भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है कराची से। तो
लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फ्रेंच बीच जाना, हॉक्स पे जाना, तो यहाँ पे भी आउटिंग कर सकते हैं आई थिंक। क्योंकि कराची में रहने वालों को इतना ज़्यादा माउंटेन से लगाव नहीं है, वो हार्डली कोई होगा, तो आप दोनों मिल गए तो आप हुकूमत से अपील कर सकते हैं, हम इस वक्त लाइव हैं। पता नहीं अपील हमारी नहीं ये अपीलें काम नहीं आती, ये खुद ही करना पड़ता है। और मैं अगला सवाल, चले आप नहीं कर दे तो अगला सवाल ही मेरा यही था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन अब तक कितनी है इस फील्ड में, क्योंकि सतपारा साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके नाम की अकेडमी बन गई। आर वी वेटिंग फॉर सच इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली टू हैपन, जिसके बाद हम इस एडवेंचर का और इस फील्ड का अंदाज़ा लगाएं और फिर हम अपने क्लब्स बनाएं? इससे पहले ये तमाम तर मामला नहीं हो सकते? सर ये तो जो इनिशियल माउंटेन कम्युनिटी जब शुरू हुई, 8000 एक्सप्लोरेशन की शुरू हुई, तो अंग्रेज़ आया इधर, सिमिलरली नेपाल में भी गए वो लोग, तो वहाँ पे जो नेपाली क्लाइमर्स थे जिनको उन्होंने सिखाया और उनके साथ सबमिट किया, उन्होंने वो स्किल फिर अपने नौजवानों में ट्रांसफ़र किया। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में ये हुआ तो जो सीखे वो उन्होंने वो जो शऊर था वो अपने पास ही रखा ताकि वो उस पर मोनोपली कर सके, तो वो उन्होंने नीचे जो है यंगस्टर्स में जो है स्प्रेड आउट नहीं किया, जो आई थिंक करना चाहिए था। और अब सबको ज़रूरत जी अब इस तरफ जा रहे हैं। आई थिंक स्कूल्स बन रहे हैं, सरबाज खान भी ट्राई कर रहा है कि वो स्कूल बनाए, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरनेशनली भी NGOs आके नौजवानों को ट्रेन करते हैं, तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। G2 आपने कर ली है जी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स देखने का मौका भी मिला मुझे, तो उसमें गालिबन एक नेपाली शेरपा हैं कि जिन्होंने सबसे कम टाइम में तमाम तर चोटियाँ की हैं। एक चोटी से दूसरी चोटी में कितना टाइम का डिस्टेंस लेते हैं आप लोग, आपकी रिकवरी बॉडी, और खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। सर पीक से पीक का आप पूछ रहे हैं तो उसका ये होता है कि सबसे जो मुश्किल टास्क होता है हाई एल्टीट्यूड में वो होता है एक्लाइमेटाइजेशन, कि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाए उस हवा के। उसके बाद अगर एक्लाइमेटाइजेशन हो जाती है आपकी, तो फिर टेंशन सिर्फ एक ही चीज़ की होती है, वो वेदर विंडो की होती है, क्योंकि ऊपर बादल बनते हैं वहाँ पे जी। तो वहाँ पे अगर वेदर साफ़ है तो आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, अगर वेदर ख़राब है तो आप बेस कैंप से भी नहीं निकल सकते। आपको कैसा वेदर मिला? हमें बहुत ख़राब वेदर मिला अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए मुश्किल नहीं हुई होगी ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो लोग इस्लामाबाद से या उस तरफ से बिलोंग करते हैं वो तो ये सब देखते ही रहते हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन यहाँ कराची से जाना और एकदम ख़राब मौसम, पहली बार जा रहे हैं, मौसम भी इतना वर्स्ट मिल गया, तो फिर कैसे हैंडल किया? तो वहाँ पे जो नौजवान या टीम मेंबर्स होते हैं, बिकॉज एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। बेस कैंप पे काफ़ी लोग होते हैं जो दुनिया से आए हुए होते हैं, उन्होंने सबमिट करना होता है, तो वेदर विंडो एक ही मिलता है सबको, तो उसमें सारे साथ निकलते हैं, तो एक दूसरे की हमराई होती है। हमराई मोटिवेशन ले रहे हैं, सिर्फ वो एक फिजिकल प्रेजेंस होता है उनका, ऐसे नहीं है कि वो आपको हेल्प करेंगे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, बस वो होता है कि यार ये है हमारे साथ, ये लोग हैं हमारे साथ। आपने एक्लामेटाइजेशन की बात कर, लोगों के लिए नया लफ्ज़ होगा और आपने उसको सम अप भी कर दिया कि इतनी हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाके उस आबो हवा को अपने जिस्म का आदी बनाना, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मज़ीद चैलेंजेस होते हैं, मुझे ये बताएं कि एक माउंटेनर जब जाता है, हमने देखा है फ्रॉस्ट बाइट, हमने देखा है नोज़ की टिप उड़ जाना, हमारी फिंगर्स और पैरों की टिप्स जो हैं वो भी झड़ जाती हैं, ऐसे कौन कौन से मज़ीद चैलेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकली भी कि जो एक माउंटेनर को आ रहे होते हैं और वो उसको ओवरकम फिर कर रहा होता है? सर जब हाई एल्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि एक्लाइमेटाइजेशन होती है, तो ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको भूख भी कम लगती है, आपको प्यास भी कम लगती है, वॉशरूम भी कम आता है, आपके सेंसेस नेचुरली सारे स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन फ्यूल है हमारी बॉडी का, तो वो जब कम हो जाता है तो आपकी सोच भी कम हो जाती है, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होने लगती हैं दोस्तों यारों से, और पेशेंस भी कम हो जाता है, नींद भी कम आती है, तो हर चीज़ में तकलीफ होती है आपको। I've seen one mountaineer, उसकी फिल्म बनी थी, he just stripped off himself,
कपड़े उतार दिए थे उसने। एब्सोल्युटली, इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि आपके सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं। ये तो फिर बहुत ही टफ, मतलब जब तक आप मेंटली भी एक होता है फिजिकली आप टफ हैं इस चीज़ पे चढ़ाई करने के लिए, तो सिर्फ यही चीज़ सोच रहे हैं, इसका मतलब है मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप मैम आप ये सोचें कि जो ऑक्सीजन के बगैर माउंटेनियरिंग होती है वो कैसी होती है? ऑक्सीजन के बगैर भी होती है? सिलेंडर लेके कैरी करते हैं। अब आप ज़रा उसके बारे से बताइए। मैंने जो सबमिट किया था वो विद ऑक्सीजन किया था, सप्लीमेंटल। तो 7000 मीटर के बाद हम लोग ऑक्सीजन लगा के और फिर 8000 सबमिट करके वापस आते हैं। तो वो सिलेंडर भी कैरी करके ऊपर लेके जाना होता है, मतलब अपने वजन के अलावा सिलेंडर का भी वजन होता है? दैट्स नॉट दैट बिग एज अ सिलेंडर, वो छोटा वाला कैनिस्टर्स होते हैं। ऊपर चढ़ना, माउंटेन के ऊपर से कुछ कैरी करके रखना, अपना वजन नहीं संभालता, तो उतना कुछ तो मुश्किल तो है, बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो कैरी करना पड़ता है आपने। और इसी वजह से आपके पास एक ही जो विद ऑक्सीजन करते हैं उनके लिए एक हर्डल होता है, 2 हर्डल होते हैं। एक तो ये होता है कि उन्होंने सबमिट करना होता है, एक दफ़ा ऑक्सीजन लगा दिया आपने तो वही टैंक है आपके पास, एक ही चांस है आपके करके वापस आने जी। दूसरा, अगर आपका ऑक्सीजन ऊपर जाके ख़त्म हो गया तो लेट से अगर मैंने 7000 पे ऑक्सीजन लगाया और मेरा 7,500 पे ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, तो मैं अचानक से 7,500 मीटर पे हूँ, मुझे बॉडी को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, और वो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से वहाँ पे हादसा हो सकता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद इफ्तिखार। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अब आपको देख के भाई कराची और सिंध के लोग बहुत मोबिलाइज होंगे और वो भी स्टार्ट करना। बाय द वे, वेयर इज़ योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ? माई ड्रीम इज़ K2। ऑल राइट, K2 जून जुलाई में मैं बता दूं इस बार ना माउंटेनर्स जा रहे हैं, तो और आप समझ सकते हैं कि जून में मुझे अकेले प्रोग्राम करना पड़ेगा। नहीं, वो बहुत लंबी कहानी होती है, वो महीने की कहानी होती है, इतनी लंबी कहानी तो हम कर ही नहीं सकते।